हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। आज के सेशन में देखिए हम 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ध्यान से पूरे सेशन को देखिएगा। टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर हमने क्लब किया है वीकली करंट अफेयर की आज की सीरीज़ में। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट बड़े आयोजित किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आयोजित होता है जिसे कहा जाता है फ्रेंच ओपन। तीसरे नंबर पर आयोजित होता है विंबलडन ओपन और चौथे नंबर पर आयोजित किया जाता है साल के आखिरी में, जिसे अमेरिकी ओपन के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। अभी साल के शुरुआत में जनवरी में आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें मेंस सिंगल का जो खिताब है वो जेनिक सिनर ने अपने नाम किया। जेनिक सिनर इटली के टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव, जो कि जर्मनी से आते हैं, इनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो विनर हो जाते हैं इटली के जेनिक सिनर और रनर अप हो जाते हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव, जो कि कहाँ के हैं, जर्मनी के। अब यहीं पर देखिए विमेन सिंगल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन विमेन सिंगल से भी पूछा जाता है, तो विमेन सिंगल का खिताब जीता है मेडिसन की ने, जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में आरेना सबालेका को हराया, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में विमेन सिंगल की विनर हो जाती है मेडिसन कीस, अमेरिकी टेनिस प्लेयर, और रनर अप हो जाती है आरेना सबालेका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा मेन सिंगल से है, तो मेन सिंगल का खिताब जीता जेनिक सिनर, विनर हो जाते हैं, और अलेक्जेंडर ज़वेरेव हो जाते हैं यहाँ पर रनर अप। सेकेंड क्वेश्चन, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, जिनमें पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो इस साल 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। देखिए 2025 के लिए ऑल ओवर अगर हम पद्म अवार्ड की बात करें तो 139 पद्म अवार्ड इस साल दिए गए। 7 दिए गए पद्म विभूषण, इसके अलावा 19 दिए गए हैं पद्म भूषण और 113 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। तो इस तरीके से अगर हम टोटल देखें तो 139 पद्म अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया। 7 पद्म विभूषण मैं आपको पूरे बता देता हूँ। 19 पद्म भूषण में से मेन जो है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, और 113 पद्मश्री में से हम 2-3 देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं सबको। पद्म विभूषण 2025 भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद 7 लोगों को दिया गया 2025 में। देखिए 7 लोगों में दुर्वोर नागेश्वर रेड्डी, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र से हैं, तेलंगाना के, इन्हें पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है 2016 में, और पद्मश्री दिया गया था 2002 में। इनके बाद रिटायर्ड जज हैं जगदीश सिंह खेहर, चंडीगढ़ से आते हैं। पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण। भारत के 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश है भारत के। इनके अलावा कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, आर्टिस्ट है गुजरात की कथक नृत्यांगना, जिन्हें दिया गया पद्म विभूषण। यहाँ पर पॉज करके अदर उपलब्धियाँ पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको मेंशन कर दी है। इनके अलावा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कर्नाटका के बहुत ही फेमस एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। इनके अलावा MT वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में। ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत इन्हें दिया गया। और शारदा सिन्हा, बिहार की कोयल या कोकिला के नाम से जानी जाती है। इनका लास्ट ईयर ही निधन हुआ था। इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 7 हो गई ये पद्म विभूषण। पॉज करके सबकी उपलब्धियां पढ़ लीजिएगा। इनके अलावा देखिए पद्म भूषण की बात करें तो 19 लोगों को दिया गया पद्म भूषण। मेन जो इम्पॉर्टेंट है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। PR श्रीजेश, हॉकी में गोलकीपर, बहुत ही फेमस। श्री शेखर कपूर, आर्टिस्ट हैं, भारतीय सिनेमा में एक डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पंकज उधास, सिंगर हैं, मरणोपरांत इन्हें दिया गया।
इनके अलावा विवेक देवराय मरणोपरांत, साध्वी ऋतंभरा और विनोद धाम, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा पद्मश्री की बात करें तो 2025 में 113 लोगों को दिया गया पद्मश्री। इनमें से अरिजीत सिंह को याद रखिएगा, सिंगर है बहुत ही फेमस। आर अश्विन को याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर। और हरविंदर सिंह पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। तो इन सभी को मिला है पद्मश्री, 113 लोगों को। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7। पद्म भूषण दिया गया 19 लोगों को और पद्मश्री दिया गया 113 लोगों को। तो इस तरीके से ऑल ओवर कितने पद्म अवार्ड दिए गए? 139। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं। आप सभी के लिए वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में क्रेजी जिकेट ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड सारे कोर्सेस आपको रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जिकेट ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट इस बार आपको देखने को मिलेगा दोनों ही एप्लीकेशन पर। आप कूपन कोड का यूज़ कीजिएगा सरस्वती। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपको हर्डल आता है, तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तो जल्दी कीजिए, कुछ ही दिनों के लिए आपके लिए ये सेल रहेगी, जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में किस पद्मश्री अवार्ड प्राप्त प्रख्यात हृदय सर्जन का निधन हो गया? तो एक हार्ट सर्जन है बहुत ही फेमस, जिनका नाम है डॉक्टर KM चेरियन। इनका हाल ही में देखिए 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करने वाले भारत के पहले हार्ट सर्जन थे। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। 1991 में इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है मेडिसिन के क्षेत्र में इनके उपलब्धियों के कारण। तो पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रख्यात हृदय सर्जन का निधन हो गया, जिनका नाम है KM चेरियन। हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया? यूनेस्को ने देखिए हाल ही में एक लिस्ट जारी की है, वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भारत के पहली बार 2 शहरों को जगह दी गई है। एक है मध्य प्रदेश का इंदौर और एक है राजस्थान का उदयपुर। देखिए, पहले ये समझिए कि वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में किस शहर को शामिल किया जाता है। ऐसे शहर जो कि अपने नेचुरल या फिर मैन मेड वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और संसाधनों का समझदारी पूर्वक यूज़ करते हैं। तो ऐसे शहरों को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया जा सकता है। इस साल इस लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में 31 सिटीज़ को शामिल किया गया है और इन 31 सिटीज़ में से 2 इंडिया की है, उदयपुर और इंदौर। और इस तरीके से जो ग्लोबल लिस्ट है वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की, उसमें अब टोटल साइट्स या सिटीज़ हो गई है 74। सबसे ज़्यादा सिटीज़ चाइना की है 22। इंडिया की 2 सिटीज़ को अभी शामिल किया गया, इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC अवार्ड्स 2024 में विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो हाल ही में देखिए 2024 के लिए ICC अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया, जो कि इंडियन फीमेल प्लेयर है। अब यहाँ पर ICC के अदर अवार्ड पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ICC के द्वारा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को। विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया मैली केयर को। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह तो इंडिया के हैं, मैली केयर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की फीमेल क्रिकेटर हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमातुल्ला ओमारजई, जो कि अफगानिस्तानी प्लेयर हैं। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भारत के अर्शदीप सिंह और विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भी मैली केयर को दिया गया, न्यूजीलैंड की प्लेयर है। तो इस तरीके से ICC के ये अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं 2024 के लिए। याद रखिएगा सभी को, ICC के द्वारा सबसे पहली बार ICC अवार्ड्स की शुरुआत 2004 में की गई थी। आगे चलेंगे, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो एक देश है जॉर्जिया, जो कि एक यूरोपीय देश है।
इसे ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री कंट्री घोषित किया है और इसी के साथ अब पूरे वर्ल्ड में 45 ऐसे देश हो गए हैं जो कि WHO की अकॉर्डिंग मलेरिया फ्री देश हैं। देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इंडिया ने 2030 तक मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया मच्छर से फैलने वाली एक डिसीज़ है जो कि फीमेल एनोफिलीस मच्छर के काटने से फैलती है और नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में लीवर और रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है मलेरिया। मच्छर से होने वाली बीमारी है। WHO ने हाल ही में जनवरी 2025 में जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया और ऐसे देश हो गए हैं वर्ल्ड में अब 45। रिपब्लिक डे परेड 2025 में राज्य या यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में देखिए रिपब्लिक डे परेड 2025 में बेस्ट मार्चिंग दल और झांकियों के रिजल्ट घोषित किए गए। अगर हम बेस्ट मार्चिंग दल की बात करें तो सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है जम्मू कश्मीर राइफल्स को। अब यहाँ पर देखिए स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की श्रेणी की बात करें तो जिस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया वो है उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तर प्रदेश की झांकी का नाम था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सेकंड नंबर पर त्रिपुरा की झांकी है अनंत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा जिसे खार्ची पूजा कहा जाता है, इस पर बेस्ड ये झांकी थी। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का एक खिलौना है इतिकोप का खिलौना या टॉयज़, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज़। ये आंध्र प्रदेश की झांकी थी जिसे तीसरा प्राइज़ दिया गया रिपब्लिक डे परेड 2025 में। अगर हम यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की बेस्ट झांकी की बात करें तो जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी थी जनजाति गौरव वर्ष। इसे सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की कैटेगरी में बेस्ट झांकी चुना गया। स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें पहला स्थान दिया गया उत्तर प्रदेश की झांकी को। आगे आइए, हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आई स्पॉट पोर्टल को लॉन्च किए जाने का श्रेय दिया जाता है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? सेबी है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और सेबी अधिनियम 1992 लाया गया था जिसके आधार पर इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसने हाल ही में एक पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है आई स्पॉट पोर्टल। इस पोर्टल की बात करें तो भारत के फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिचेस की अगर रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट करना है तो कोई भी व्यक्ति आई स्पॉट पोर्टल पर कर सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स से उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आई स्पॉट पोर्टल्स को लॉन्च किया है सेबी ने। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील के क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का मतलब होता है आसपास के समुद्री क्षेत्र या तटों का सर्वेक्षण करना, जो किसी भी युद्धपोत के माध्यम से किया जा सकता है। तो हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है भारतीय नौसेना के जहाज INS सर्वेक्षक ने। आंसर भी हो जाएगा। मॉरिशस के कहने पर यह सर्वेक्षण किया गया इंडिया के नौसेना जहाज INS सर्वेक्षक के द्वारा। आगे चलेंगे। इसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अच्छा, पहले यह समझिए कि इंडेक्स किस आधार पर जारी किया जाता है। नीति आयोग, जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, इसने राज्यों की जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी है इसके आधार पर फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को तैयार किया है। स्टेट में फाइनेंशियल गवर्नेंस में सुधार करना, राज्यों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को तैयार किए जाने का। कौन से राज्य के पास कितना इकोनॉमी या फिर पैसा मौजूद है, वो उस पैसे का कितना सही तरीके से सही योजनाओं में यूज़ कर रहा है, लगातार स्टेट का जो घाटा है या फिर जो ऋण है किस स्पीड से कम होता जा रहा है, इस आधार पर अलग अलग डायमेंशंस का यूज़ करके 18 राज्यों को यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। अब फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में वो राज्य जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सबसे पहले स्थान पर है वो है ओडिशा। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर सी। ओडिशा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रखा गया है छत्तीसगढ़ को, तीसरे स्थान पर रखा गया है गोवा को। अब यहाँ पर पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश,
इस इंडेक्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले राज्य हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप स्टेट कौन सा है नीति आयोग के अनुसार? तो यह है ओडिशा। असम के किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई? तो हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि वो डिब्रूगढ़ को पूरी तरीके से अपग्रेड करेंगे और असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ का यूज़ किया जाएगा। अभी असम की कैपिटल है दिसपुर और अब दूसरी कैपिटल के रूप में रजिस्टर किया जाएगा डिब्रूगढ़ को। ईज़ ऑफ लिविंग के क्षेत्र में सुधार करना और राज्य की डिब्रूगढ़ से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना डिब्रूगढ़ को दूसरी कैपिटल बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो असम की अभी तक ऑफिशियल कैपिटल है दिसपुर और अब दूसरी राजधानी बनाई जाएगी डिब्रूगढ़। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नागोबा जात्रा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागोबा जात्रा यह त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना के कैसलापुर में। 28 जनवरी 2025 को ये शुरू हुआ था और 8 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। जनवरी के एंड में और फरवरी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तेलंगाना में एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में उसकी एक उपजाति देखने को मिलती है, कबीला देखने को मिलता है जिसका नाम है मैसराम कबीला। ये कबीला तेलंगाना के क्षेत्रों में निवास करता है, स्पेशली कैसलापुर में, और यहीं पर यह नागोबा जात्रा त्यौहार को सेलिब्रेट करता है। यह पर्व एक सर्प देवता नागोबा को समर्पित है और आदिवासी समुदाय और प्रकृति के बीच में संबंधों को ये मजबूत करता है। तो नागोबा जात्रा त्यौहार किस राज्य में या कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना के कैसलापुर में वहाँ के गोंडों के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लेजिम लोक नृत्य का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, एक मूवी का ट्रेलर आया है, छावा मूवी, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो संभाजी महाराज है, मराठा शासक। अब मूवी में संभाजी महाराज को लेजिम नृत्य करते हुए बताया गया है, जिसका पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी विरोध किया गया और अब छावा मूवी से उस गाने को हटा लिया गया है जिसमें संभाजी महाराज का डांस था। देखिए, लेजिम लोक नृत्य की यहाँ पर बात करते हैं अगर हम कि ये लोक नृत्य क्या है, तो लकड़ी की एक छड़ी और मेटल प्लेट से युक्त एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे लेजिम कहा जाता है, उसको लेकर नृत्य किया जाता है, इसीलिए नृत्य का नाम पड़ा लेजिम लोक नृत्य। लेकिन ये जो नृत्यक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और राजा को नृत्य करता हुआ दिखाना यहाँ पर गलत था, इसीलिए मूवी से इस गाने को हटाया गया है। तो लेजिम लोक नृत्य महाराष्ट्र में वहाँ पर जितने भी रिलीजियन इवेंट्स होते हैं वहाँ पर किया जाता है और महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। आंसर सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम में अगर आपको टीम इनिशिएटिव पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, इस मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई टीम इनिशिएटिव को हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारत में जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त करना, स्ट्रॉन्ग करना एमएसएमई टीम इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। जैसे आप अमेज़न देखते हैं, ब्लिंकिट देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, उसी तरीके से भारत के जितने भी माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल या मीडियम जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, वो सभी डिजिटली अपने सामान को बेच सकें और एक डिजिटल मार्केट उनके लिए भी एक अप्लाई किया जाए, बनाया जाए। ये उद्देश्य है एमएसएमई टीम इनिशिएटिव का। लॉन्च किया है इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। हाल ही में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो एक बुक लॉन्च की गई है अमित शाह के द्वारा जिसका नाम है इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड। इस बुक को लिखने वाले व्यक्ति है ऐश्वर्य पंडित। इन्होंने 27 अलग अलग ऑथर के लेखों को शामिल किया है अपनी इस बुक में, ऐश्वर्य पंडित ने, और एक बुक लिखी है इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल 2014 से 2024 तक उनकी जो भी उपलब्धियां रही, उनकी जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो उन्होंने किया है, उस पर आधारित ये बुक है जिसे हाल ही में लॉन्च किया है अमित शाह ने और लिखा है इसे डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित ने।
नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई जिससे एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत अगर कोई भी इंटरप्राइजेस, कोई भी कंपनी प्लांट या मशीनरी के लिए लोन लेना चाहती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके, तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के अंडर में काम करती है, ये उस इंटरप्राइजेस के लोन का 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी लोन देने वाली कंपनी को। मतलब अगर कंपनी डूब जाती है, लोन नहीं दे पाती, तो भारत सरकार की नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 60% तक का जो लोन रिटर्न है वो भरेगी उस कंपनी की तरफ से, बीमा कंपनी को। तो ये स्कीम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में इस स्कीम को मंजूर किया है। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसे नाम दिया गया है समुद्रयान। देखिए, एक सबमर्सिबल मत्स्य 6000, मतलब एक पनडुब्बी की तरह ये दिखाई देता है, इसे तैयार किया गया है, जो कि गहरे पानी में 6000 मीटर तक की गहराई पर जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट मेटल्स की खोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज, ऐसे दुर्लभ धातुओं की खोज करेगा। महासागरीय अनुसंधान में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने में समुद्रयान मिशन का यूज़ किया जा सकेगा। अभी तक 5 ही देश ऐसे हैं, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान, जो कि गहरे समुद्र में मानव संचालित सबमर्सिबल का निर्माण कर पाए हैं। और अब इसी तरीके का एक पनडुब्बी का निर्माण किया है इंडिया ने। यह पहला मानवीय जलमग्न मिशन है जिसको नाम दिया गया समुद्रयान। आगे चलेंगे, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? देखिए, भोपाल की सैफ अली खान की जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आ रही है। तो ये मामला अभी काफ़ी सुर्खियों में था। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में लाया गया था। इसके तहत जो हमारे शत्रु राष्ट्र में जाने वाले जो नागरिक हैं, जो कि हमारे देश को छोड़कर शत्रु देशों में चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भारत सरकार जब्त करती है। तो यह एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है जो कि इंडिया में 1968 में लाया गया था। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता? तो पहली बार ही हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया और फाइनल में इसका खिताब ओडिशा वॉरियर ने अपने नाम किया। महिला हॉकी इंडिया लीग का फाइनल झारखंड के रांची में खेला गया। यहाँ पर ओडिशा वॉरियर ने सुरमा हॉकी क्लब को हराकर पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। तो विनर हो जाती है ओडिशा वॉरियर और रनर अप हो जाती है सुरमा हॉकी क्लब। विमेंस हॉकी इंडिया लीग का आयोजन हॉकी इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत पहली बार ही इस बार की गई है और पहला सीज़न जीता है ओडिशा वॉरियर ने। आगे, जनवरी 2025 में पुनः बेलारूस के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए? तो बेलारूस के देखिए एक बार फिर से प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको 30 साल से बेलारूस के प्रेसिडेंट है। ये 1994 में बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। अब लगातार 30 सालों से ये बेलारूस के प्रेसिडेंट है और जनवरी 2025 में एक बार फिर से अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। एक ईस्ट यूरोपियन देश है बेलारूस, जिसकी कैपिटल मिन्स्क है और अब इसके प्रेसिडेंट हैं पुनः कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। हाल ही में चर्चा में रही डीपसीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? तो डीपसीक एआई कंपनी, जो कि चीन बेस्ड कंपनी है, एआई कंपनी है, इसकी स्थापना मई 2023 में लियांग वेनफेंग ने की थी। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में देखिए डीपसीक एआई R1 ने डाउनलोड के मामले में चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद जो अमेरिकी एआई कंपनीज है उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा गिरा था पिछले वीक में। तो डीपसीक एआई कंपनी सुर्खियों में रही थी क्योंकि इसने जो एआई R1 डेवलप किया है ये चैट जीपीटी के समान कार्य करता है और कॉस्ट में चैट जीपीटी से भी कम है। तो इसीलिए अभी ये सुर्खियों में रही कंपनी।
स्थापना का श्रेय दिया जाता है लियांग वेनफेंग को। आगे आइए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? तो दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है चाइना ने। वर्ल्ड में ऐसा करने वाला ये पहला देश है फ्रेंड्स, जिसने पनडुब्बी के माध्यम से हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को उसकी आवाज़ के आधार पर डिटेक्ट किया है। इन फ्यूचर समुद्र के अंदर से ही ऐसे किसी भी एयरक्राफ्ट और ड्रोन को समुद्र के अंदर से ही नष्ट किया जा सकता है। तो दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है किसने? चाइना ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए और इस साल 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया। आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विसेज, ऐसे अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में से जो बच्चों ने उपलब्धि हासिल की है उनको दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। शुरुआत 1996 में की गई थी। 5 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। 2025 में 17 बच्चों को दिया गया। आगे चलिए, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडिया में शहीद दिवस हर साल मनाया जाता है 30 जनवरी को। आपको पता होना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी गोली मारकर, जब वो दिल्ली में बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तो इन्हीं की याद में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण 1992 बैच के राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। यहाँ पर अगर हम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात करें तो यह सिविल एविएशन सिक्योरिटी की एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत कार्य करती है। भारत में जो एयरपोर्ट्स हैं, जो विमान हैं, सिविल एविएशन है, इनसे जुड़ी सारी सिक्योरिटी और मानकों को बनाए रखना ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का मुख्य कार्य है। डायरेक्टर जनरल राजेश निर्वाण हाल ही में नियुक्त किए गए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर को वीकली करंट अफेयर के सेशन में, आज के सेशन में समझा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।